बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th फिजिक्स यूनिट 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में टॉपिक हीट कैपेसिटी को स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्टडी किया था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमने ये स्टडी किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सब्सटेंस को वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसके 1 किलोग्राम ऑफ मैस को उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए थ्रू 1 केल्विन, वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आज हम बात करेंगे हीट कैपेसिटी की। मतलब हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट की, किसी सब्सटेंस की, किसी सिस्टम की वो कैपेसिटी जो हीट एब्जॉर्ब करे और उसका टेम्परेचर चेंज कर दे। इसमें हम अमाउंट ऑफ मैटर को, ये बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी है और अमाउंट ऑफ मैटर इंक्लूड होगी, लेकिन इसमें हम उस मैटर की 1 kg नहीं बल्कि ज़्यादा, अगर हमारे पास आ जाता है कि 5 kg ऑफ वाटर, 10 kg ऑफ लेड या कुछ ज़्यादा अमाउंट आ जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी सब्सटेंस की, तो हम उसकी हीट कैपेसिटी कैसे फाइंड करेंगे, उसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी, उसको हम बेसिकली स्टडी करेंगे और रिलेट करेंगे हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय इट फॉर 1 केल्विन इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी किसी भी सिस्टम की, किसी भी सब्सटेंस की वो थर्मल एनर्जी की अमाउंट है, क्वांटिटी है जो उस सब्सटेंस को चाहिए होती है उसका टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन रेज करने के लिए। मतलब इसमें हमने अमाउंट ऑफ मैटर को फिलहाल जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया या इसमें हमने डिस्कस नहीं किया। इसमें बेसिकली हम दो चीज़ों को स्टडी करने हैं कि अमाउंट ऑफ हीट या थर्मल एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी सिस्टम को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसका टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन राइज करने के लिए, चेंज करने के लिए, वो कहलाती है हीट कैपेसिटी। या कि इसकी दूसरी जो डेफिनेशन है वो है रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ मटेरियल टू टेम्परेचर चेंज। हीट कैपेसिटी बेसिकली रेशियो है किसकी, चेंज ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम, इट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। फार्मूला हम इस वाली डेफिनेशन जो सेकंड वाली है उसके मुताबिक इसको लिखेंगे। जो उसका फार्मूला है, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। इट इज बेसिकली द रेशियो बिटवीन द चेंज इन हीट दैट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम टू द चेंज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ दैट सिस्टम। तो ये बेसिकली दो क्वांटिटी का आपस में रेशियो है, उसकी डिवीजन है। वो किस किस की, जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड की और उसकी हीट चेंज हुई और उस हीट चेंज के साथ जो टेम्परेचर चेंज हुआ, उनको जब आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की, उस सिस्टम की हीट कैपेसिटी आएगी। अब हीट कैपेसिटी में जो ये हमारे पास चेंज इन हीट है, ये हम लास्ट वाले लेक्चर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमने स्टडी किया था कि चेंज इन हीट क्या थी। चेंज इन हीट वो अमाउंट ऑफ हीट है जो रिक्वायर्ड होती है 1 किलोग्राम ऑफ मैस को टू चेंज द टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है चेंज इन हीट की, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी, वो क्या थी, डेल क्यू चेंज इन हीट इज इक्वल टू सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मैस ऑफ सब्सटेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो वो वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, चेंज इन हीट इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मैस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे हीट कैपेसिटी वाले फार्मूला के अंदर जहाँ पे चेंज इन हीट है। हमने जब पुट अप की हुई वैल्यू हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू सी एम डेल टी चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर की दोनों सेम टर्म्स थी, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गई। तो हमारे पास हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला आया वो क्या है, हमारे पास हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू सी इनटू मैस ऑफ दैट सब्सटेंस। अब इसका क्या मतलब है इस फार्मूला के मुताबिक, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी निकालनी है तो हम उस ऑब्जेक्ट के मैस के साथ उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की हीट
कैपेसिटी आ जाएगी। अगर 1 किलोग्राम ऑफ वाटर है तो 1 किलोग्राम ऑफ वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या थी, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो हम क्या करेंगे, हम 4200 जूल पर केजी पर केल्विन को मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। अगर हमें कहा जाता है 2 किलोग्राम ऑफ वाटर है तो हमने 2 किलोग्राम ऑफ वाटर की हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है कि अगर वाटर 2 केजी है तो उसकी हीट कैपेसिटी कितनी होगी। तो हम 2 केजी को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी के साथ जिसके बारे में बात हो रही है। अगर आयरन है तो आयरन की क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू के साथ। तो हमारे पास उसकी हीट कैपेसिटी आ जाएगी कि वो कितना, जो सब्सटेंस हमारे पास उस मौजूदा टाइम में गिवन है या जो हमारे पास दिया हुआ है उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर आपको वैल्यू गिवन है या कहीं पे भी गिवन है, और आपको कहा जाता है कि इसकी हीट कैपेसिटी फाइंड करो इस सब्सटेंस की, इस 5 किलोग्राम ऑफ वाटर की, 5 किलोग्राम ऑफ सॉइल की, 10 किलोग्राम ऑफ आयरन की, लेड की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सब्सटेंस की। तो आप क्या करोगे, उसके मैस को मल्टीप्लाई कर दोगे उस ऑब्जेक्ट, उस सब्सटेंस की हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू के साथ, जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे वाटर है, आइस है, सॉइल है, लेड है, एल्यूमिनियम है, ये ऐसे मटेरियल हैं जो हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ हो रहे हैं, हमारे कॉपर है। तो इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम से कम हमें इनकी कांस्टेंट वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए। फिर बुक के अंदर जो टेबल गिवन है उसमें से कुछ वैल्यूज़ गिवन है वो आपने तैयार कर लेनी है, ताकि अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाए, MCQs में अगर कोई वैल्यू पूछ ली जाए या किसी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पूछ लिया जाए या उसकी हीट कैपेसिटी के बारे में पूछ लिया जाए, तो आपको कम से कम उसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लें। इसके बाद है हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट। आपको मालूम है कि मैटर की जो नॉर्मली हम स्टेट पढ़ते हैं, कॉमन जो हम पढ़ते हैं 3 है, वैसे 4 हमने पढ़ी है चैप्टर 7 में अंदर, लेकिन यहाँ पे हम 3 को लेकर चलेंगे। 3 कौन कौन सी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब चेंज ऑफ स्टेट मतलब सॉलिड का चेंज हो जाना लिक्विड में, और अगर लिक्विड है तो लिक्विड का चेंज हो जाना गैस में। जैसे हम डेली लाइफ में देखा, हमारे पास इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं, हम होता हुआ देखते हैं। जैसे आइस अगर हम ले लें और उस आइस को फ्रीजर्स में से निकाल लिया और हमने बाहर रख दिया, तो वो आइस क्या करती है, उसकी स्टेट पहले वो सॉलिड फॉर्म में होती है और सॉलिड फॉर्म से आहिस्ता आहिस्ता वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वो हीट एब्जॉर्ब करती जाती है, तो हीट एब्जॉर्ब करते हुए साथ साथ वो चेंज हो जाती है किसमें, लिक्विड में। और अगर लिक्विड है तो हमने लिक्विड को हीट प्रोवाइड की, उसको हमने हीट या एनर्जी, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की, तो उस थर्मल एनर्जी के रिजल्ट के तौर पर क्या होगा कि वो लिक्विड हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, गैसियस फॉर्म में। फिर इसी तरह गैस चेंज हो सकती है लिक्विड में, वो प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। और फिर इसी तरह लिक्विड चेंज हो जाता है सॉलिड में, ये कहलाता है फ्रीजिंग। और सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना कहलाता है मेल्टिंग। तो ये प्रोसेस जो है वो हो सकता है, रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है कि आपने जो है अगर किसी बंद कंटेनर के अंदर आप लिक्विड को गर्म कर रहे हो, जैसे प्रेशर कुकर है, तो वहाँ पे वेपर्स बनते हैं, उसके ऊपर वाले जो ढक्कन है उसके साथ जाके वो वेपर्स लगते हैं और फिर वो लिक्विड फॉर्म में दोबारा उसके अंदर शामिल हो जाते हैं, प्रेशर इंक्रीज होता है, वो बेसिकली क्या कहलाता है, वो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। फिर इसी तरह वाटर आप लेते हो, उसको फ्रीजर में रख देते हो, उसका टेम्परेचर 0 पे फिक्स कर देते हो, तो वो चेंज होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता किसमें, सॉलिड में। तो ये स्टेट ऑफ चेंज का जो फैक्टर है, ये भी हम अपनी डेली लाइफ में होता हुआ देखते हैं। एवेपोरेशन का प्रोसेस है, वेपोराइजेशन का प्रोसेस है, ये हमारी डेली लाइफ में हो रहा होता है, हम इसको नोट करते हैं, अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर अगर वाटर को हीट अप करें तो वाटर जो है वो स्टीम में चेंज होना शुरू हो जाता है, ये भी हम इजीली जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो ये चेंज ऑफ स्टेट की जो फैक्टर्स हैं, इनको हम अपनी लाइफ में होता हुआ देखते हैं, इनकी हमने फिजिकल एग्जांपल्स भी देखी हुई है। अब इसके बाद जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है क्या है, पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को देखते हैं। सबसे पहले फ्यूजन पॉइंट,
फ्यूजन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर कोई सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाता है, वो बेसिकली कहलाता है उसका फ्यूजन पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। फिर इसी तरह वेपोराइजेशन, जब कोई लिक्विड चेंज होना शुरू हो जाता है गैसियस फॉर्म में, तो वो उसका कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ वेपोराइजेशन के, वहां पे वेपर्स उसके बॉइलिंग पॉइंट को बेसिकली बोलेंगे। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की तरफ आते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। वो एनर्जी जो किसी भी यूनिट मास सब्सटेंस को रिक्वायर्ड होती है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए। यहां तक तो हमें जो है वो समझ आ गई कि हीट चाहिए उसकी स्टेट चेंज होने के लिए। जब वो सॉलिड था, आइस था, तो आइस से चेंज हो गया लिक्विड में। वाटर में अगर वाटर की बात कर रहे हैं तो अब अगली स्टेटमेंट को जरा समझने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑफ इट्स एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। अब ये वाली बात जो है वो थोड़ी समझने की है कि मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट, एक सब्सटेंस सॉलिड से चेंज हो रहा है लिक्विड में और उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। अपने टेम्परेचर को उसने उसी फिक्स टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन रखा हुआ है, लेकिन उसकी स्टेट चेंज हो रही है सॉलिड से लिक्विड में। ये बेसिकली कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये कैसे होता है? आपने देखा होगा गर्मियों के अंदर, समर्स के अंदर, हम अगर एक गिलास के अंदर थोड़ी सी बर्फ डाल दें, आइस डाल दें, तो आइस आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाती है। अगर हमने उसको फ्रीजर से बाहर निकाल के रख दिया है तो हीट अब्जॉर्ब कर रही है। नॉर्मली डेली लाइफ में भी अगर हम ऐसा करें, विंटर के अंदर भी, तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो लिक्विड, बहुत स्लो प्रोसेस होगा लेकिन हो रहा होगा कि वो आइस चेंज हो रही होगी किसमें, लिक्विड में। अब वो जब लिक्विड में चेंज हो रही है तो आइस जब तक अपनी आइस वाली स्टेट के अंदर मौजूद है तो उस आइस का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, वो 0 सेल्सियस के ऊपर मेंटेन रहेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आइस का टेम्परेचर, अगर आइस का टेम्परेचर 1 सेल्सियस लेट्स सपोज है तो आइस तो नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आइस तो बनती ही 0 के ऊपर है। 1 सेल्सियस पे तो वाटर की फॉर्म होनी चाहिए। तो आइस का जो टेम्परेचर है वो 0 पे मेंटेन रहेगा अनटिल वो कंप्लीटली सॉलिड से चेंज होकर लिक्विड में चली जाए। तो वो एनर्जी जो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करती है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का जो सॉलिड फॉर्म में है उसका अपना जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता। विदाउट चेंज वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा होता है। ये बेसिकली कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसका जो रिलेशन है, फार्मूला है, वो है HF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू चेंज ऑफ हीट डिवाइडेड बाय मास ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फाइंड करनी है तो लेटेंट चेंज ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू HF इनटू M। ये बेसिकली जो HF है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन HF, ये बेसिकली हर ऑब्जेक्ट की, हर सब्सटेंस की वैल्यू फिक्स्ड होगी। अगर हम आइस की बात करें तो आइस में उसकी वैल्यू होती है 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर kg। मतलब 1 किलोग्राम ऑफ आइस को 3.35 इंटू 10⁵ जूल्स ऑफ एनर्जी चाहिए होगी उसकी सॉलिड स्टेट से लिक्विड में चेंज होने के लिए। इसके बाद हम इसके कंपैरिजन में अगर आ जाए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है कि वो पॉइंट, वो हीट जो किसी सिस्टम को, किसी सब्सटेंस को रिक्वायर्ड होगी उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए, उसकी स्टेट चेंज करने के लिए कहां से कहां, वेपोराइजेशन की बात हो रही है। इसका मतलब है लिक्विड है और लिक्विड से जा रहा है गैसियस फॉर्म में, लिक्विड से वो जा रहा है गैस की फॉर्म में, वेपर्स बन रहे हैं, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा। मतलब पानी बॉयल होता है, अगर पानी की बात करें, वाटर की बात करें, तो वाटर बॉयल होता है एट 100 सेल्सियस। अब जब वाटर को हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हीट वाटर अब्सॉर्ब कर रहा है, उसका जो टेम्परेचर है जब वो चेंज हो रहा है लिक्विड से गैस में तो उसका टेम्परेचर, वाटर का अपना टेम्परेचर क्या रहेगा, वो हीट अब्सॉर्ब करता रहेगा, कंटिन्यूअसली उसकी हीट मिलती रहेगी।
वो हीट उसकी कम नहीं होगी, लेकिन वो हीट क्या कर रही है, उसका टेम्परेचर मेंटेन कर रही है किसके ऊपर, 100 सेल्सियस के ऊपर। और 100 सेल्सियस के ऊपर वाटर क्या कर रहा है कि वो हीट एब्जॉर्ब करता जा रहा है, और वो हीट एब्जॉर्बर्स के रिजल्ट के तौर पर क्या हो रहा है कि उसकी स्टेट लिक्विड से जा रही है गैसियस फॉर्म में। तो चेंज इन टेम्परेचर नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, लेकिन स्टेट चेंज हो गई। किससे, लिक्विड से वेपर्स में या गैसियस फॉर्म में। ये बेसिकली कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसकी डेफिनेशन, एनर्जी, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड completely into gas at its boiling point without any change in its temperature. इसका फार्मूला रिलेशन HV, latent heat of vaporization is equal to change in heat of vaporization divided by mass। अगर हमने change in heat of vaporization का फार्मूला निकालना है, हम ये mass से डिवाइड हो रहा है, HV के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा del QV is equal to mass into latent heat of vaporization। और वाटर की जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 सेल्सियस, उसकी जो latent heat of vaporization की वैल्यू है वो 2.26 into 10⁻⁶ जूल पर kg। मतलब 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को 2.26 into 10⁻⁶ जूल्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है उसकी स्टेट चेंज करने के लिए विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स और गैसियस फॉर्म। तो उम्मीद है आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, और इसके साथ साथ हीट कैपेसिटी की भी आपको क्लियरेंस हो रही होगी। इसके बाद हम इंशाल्लाह वेपोरेशन और लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।